लाहौर बंद हुआ है, मुख्तलिफ जो है वो शहर जो जुड़वा शहर हैं, सारे गवर्नमेंट ने खुद किए हैं। शहादतें 2 हो चुकी हैं, उनमें से एक तो बड़ी अजीब बात है, शायद पाकिस्तान की तारीख़ का ये अलमनाक तरीन दिन है, और शायद गज़ा में भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे सैयद साहब शहीद हुए हैं उनकी लाश को दूसरा दिन है गायब कर दिया गया है, और उनके साथ उनकी 2 हमशीरा और एक भाई वो भी गायब कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ से क्या मोटरसाइकिल पे सीधा निकल जाएंगे आगे? अमीर साहब कहेंगे तो हम नंगे पाँव जाने के लिए तैयार हैं, नंगे सर जाने के लिए तैयार हैं, सर के बल जाने के लिए तैयार हैं, लेट के जाने के लिए तैयार हैं, जैसे अमीर साहब का हुक्म होगा हम वैसे करने के लिए। कि जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद है जहाँ पे अमरीकी एम्बेसी है वो रेड जोन एरिया है और वो नो गो एरिया है, वहाँ पे कोई नहीं अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो कर सकता। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुँचा हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लॉन्ग मार्च चल रहा है लाहौर से इस्लामाबाद, उसके पास मैं पहुँचा। तो ये मेरी आप बाईं जानिब देखें तो यहाँ पे मरकज़ी कंटेनर है जो इस सारे काफ़िले को लीड करके जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, फ़लस्तीन को जो है वो आज़ाद करवाने की तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। अभी हम आपको अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के पास लेके जाएंगे जो इस सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनके मुतालबात जानेंगे कि उनके इस मार्च का मकसद क्या है और अभी तक उनके ऊपर कितनी जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो शहादतें हो गई हैं या उनके मुजाहिरीन ज़ख्मी किए गए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनका मौक़िफ़ जानेंगे कि ये जो आज का मार्च लेकर के जा रहे हैं इनके ऊपर अब तक जो है वो कितने मुजालिम जो है वो ढाए जा चुके हैं, कितनी शहादतें हो गई हैं और अभी इनका सफ़र कहाँ पहुँचा है और ये क्या समझते हैं क्या ये इस्लामाबाद तक पहुँच जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आप ये क्यों जा रहे हैं लेकर के काफ़िला और इसके ऊपर जो आपकी शहादतें हो रही हैं उसके ऊपर हमें तफसील से बताएं जरा। हम लेकर तो इसीलिए जा रहे हैं ताकि फ़लस्तीनियों से हम इज़हार यकजहती करें। वो जो 2 साल से जेनोसाइड का शिकार हैं गज़ा के मुसलमान, उनसे इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं और तो। लेकिन सर आप जो सामने आ रहा है कि हमास का एग्रीमेंट हो गया है इसराइल के साथ, उसके ऊपर आगे जो है वो अमन मुआहदा हो गया है, तो अभी ये ज़रूरत आप समझते हैं कि अभी भी उनके हक़ में जो है वो बात करने की ज़रूरत है? अगर अमन हो जाए तो इज़हार यकजहती करना जुर्म है। लेकिन जिनका लाइव उनके साथ कंसर्न है, हमास जो शुरू से लेके अब तक डील कर रहा है, उन्होंने जब खामोशी कर दी है तो फिर आपकी जमात जो है अभी तक इसके ऊपर अपना हमने क्या शोर डाला है? हमने तो इज़हार यकजहती की है। इज़हार यकजहती करना इसका क्या मतलब है कि कल कश्मीर फतह भी हो जाए तो उनसे इज़हार यकजहती करना जुर्म है? शोर तो डला हुआ है, पूरा जो है वो मुल्क लाहौर बंद हुआ है, मुख्तलिफ जो है वो शहर जो जुड़वा शहर हैं, सारे गवर्नमेंट ने खुद किए हैं, हमने क्या किया? आपकी कॉल से ही बंद हुए ना, यानी कि शोर तो एक वावेला तो मचा हुआ है, दफ़ा 144 लग गई है। देखें वो तो सारी इनकी अपनी नाहलियाँ हैं। हमारा जो ये मार्च था वो फैज़ाबाद के पुल से अमेरिकन एम्बेसी तक था। ये सारा तमाशा तो गवर्नमेंट ने खुद लगाया है, गोली चलाई है। आप क्या पूछ सकते हैं कि गोली क्यों चलाई गई? मैं यही पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कितनी आपकी शहादतें हो गई हैं। पूछें कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। हमारी शहादतें 2 हो चुकी हैं, उनमें से एक तो बड़ी अजीब बात है, शायद पाकिस्तान की तारीख़ का ये अलमनाक तरीन दिन है, और शायद गज़ा में भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे सैयद साहब शहीद हुए हैं उनकी लाश को दूसरा दिन है गायब कर दिया गया है, और उनके साथ उनकी 2 हमशीरा और एक भाई वो भी गायब कर दिए गए। हो सकता है वो गवर्नमेंट की ताबीर में उसको जनाब रेस्क्यू 1122 की गाड़ी समेत कचहरी से अगवा कर लिया गया है। गवर्नमेंट के पास ही हैं, वो कल मीडिया पर आके देंगे जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो तो सारा आप ठीक है। और जो ज़ख्मियों की तादाद है उसके ऊपर भी हमें बता। तकरीबन वो 15-16 ज़ख्मी हैं, और अब जो सुबह से लेकर अभी तक जो तमाशा हुआ है उसकी अंदाज़न तो आप कर लें कि तकरीबन इस वक्त 35 से 40 ज़ख्मी। तो आप समझते हैं कि आप इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे अपना ये सारा कारवां? किसी पत्थर से नहीं है, वो ज़ख्मी बुलेट से हैं। उनकी हालत तशवीशनाक है या बहुत सारे तशवीशनाक, क्योंकि हमने देखा है ज़ख्मों को लगे हुए हैं और वो फिर भी साथ चल रहे हैं, तो इसी तरह आप इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे? जी इंशाअल्लाह। हमारी मंजिल इस्लामाबाद नहीं है, हमारी मंजिल फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए वो बुत है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी, दुनिया में एहतजाज कहाँ होता है? एम्बेसियों के बाहर। हाँ, तो यहाँ क्यों चंबा है? जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी मौजूद थे जिन्होंने आज का जो उनका एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर रोशनी डाली। इस वक्त मार्च में मौजूद हैं तो ख़बरें सामने आ रही हैं कि रेंजर्स को बुला लिया गया है, पुलिस के दस्ते भी पहुँच गए हैं, आगे कंटेनर्स लगे हैं, रास्ते बंद हैं, तो आप आगे कहाँ पर जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हाँ, हमारे जो TLP के सरबराह हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनका हुक्म है कि हमारे रास्ते के अंदर जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, जितनी भी मतलब पुलिस की जो तादाद है वो खड़ी कर दी जाए। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अमरीकी एम्बेसी के सामने हम धरना देंगे,
اور TLP کی ہسٹری گواہ ہے کہ ہم بابا جی کے ماننے والے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نہ تو موت سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی ظالم کے سامنے جھکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے مشن کو جاری و ساری رکھیں۔ یہاں پہ جو ہے لوگ بہت سارے لوگ پیدل ہیں، کچھ گاڑیوں پہ ہیں، کچھ اب موٹر سائیکلوں پہ ہیں اور کچھ سائیکلوں پر بھی ہیں۔ تو ہم یہاں پہ ایک موٹر سائیکل سوار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہاں سے کیا موٹر سائیکل پہ سیدھا نکل جائیں گے آگے؟ وعلیکم السلام۔ ہم اپنے امیر محترم کی کال پر اسلام آباد ہمیں چاہے پیدل جانا پڑے، چاہے سر کے بل جانا پڑے، چاہے موٹر سائیکلوں پہ جانا پڑے، چاہے سائیکلوں پہ جانا چاہے، یا جو بھی سواری ہمیں ملتی ہے ہم اس پہ جائیں گے۔ اپنے امیر کا جو بھی حکم ہے وہ ہم مانیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کوئی عزم یا کوئی میکسیمم ٹائم لے کے جا رہے ہیں کہ اتنی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، یا جب تک قیادت کی طرف سے کوئی اختتامی دعا یا مرحلہ نہیں کیا جاتا آپ موجود رہیں گے ساتھ؟ جب تک ان لوگوں نے ہمیں تنگ نہ کیا تو ہم بآسانی 1-2 دن میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ تنگ کرتے رہے تو پھر ہم رک کر سٹے کر کے جائیں گے۔ پہ منحصر ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کس طرح وہاں پہ پہنچانا چاہ رہی ہے۔ ہم نے جانا ہی جانا ہے، اپنے امیر کی حکم کی ہم نے تابعداری کرنی جو مرضی یہ کر لے، ہم نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ امیر صاحب کہیں گے تو ہم ننگے پاؤں جانے کے لیے تیار ہیں، ننگے سر جانے کے لیے تیار ہیں، سر کے بل جانے کے لیے تیار ہیں، لیٹ کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے امیر صاحب کا حکم ہوگا ہم ویسے کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو اس پورا ملین مارچ کو جو ہے وہ کور کیا ہے، لوگوں کے تاثرات دکھائے ہیں۔ اس مارچ کو لیڈ کرنے والے جو علامہ سعد حسین رضوی ہیں ان سے ہم نے آپ کے لیے پیغام دلوایا، میسیج دلوایا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ جی ناظرین، تو ہم نے آپ کو احوال بتائے تحریک لبیک پاکستان کے جو یہاں پہ دھرنا چل رہا ہے اس کے، جبکہ دوسری طرف اگر بات کریں پنجاب حکومت کی تو ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ مظاہرین نے کسی بھی طرح اجازت نامہ نہیں حاصل کیا، کسی بھی محکمے سرکاری محکمے کی طرف سے ان کو اجازت نہیں دی گئی، اس لیے ان کو احتجاج کرنے کے لیے جو ہے وہ رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو حکومتی نمائندگان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد جہاں پہ امریکی ایمبیسی ہے وہ ریڈ زون ایریا ہے اور وہ نو گو ایریا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں اپنا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ لیکن عدالت فیصلہ کرے گی پھر شواہد کی بنیاد کے اوپر، وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے۔ عین ممکن ہے کہ علماء بھی اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہوں، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ تمام اہل علم کو بلا کر، جو سٹیک ہولڈر ہیں، دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا، کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہیں۔ جب آپ کی ڈگریوں کا، بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ جوڈیشری بتائے گی۔ اور جج جو ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کے معاملات کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب جج نے تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی، لیکن وہ ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے۔ اس اعتبار سے جج جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹس کو بلا کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی کیس آ جائے اس کے اوپر وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے، لے گا ایکسپرٹ اوپینین انہی لوگوں سے کہ جن کی وہ فیلڈ ہے، لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ عقل کی بنیاد کے اوپر شواہد کو دیکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ
100% केसेस तौहीन रसालत के झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी होते हैं, कोई तौहीन नहीं हुई होती, लोगों ने अपनी जाती दुश्मनियां निभाई होती हैं, और यह सिलसिला पाकिस्तान में अरसे दराज से जारी है। हां, थोड़ा वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि जनाब वो जो फलां केस हुआ था ना, वो जो एक छोटी सी बच्ची जिसके कूड़े के लिफाफे के अंदर चंद एक पेजिस निकले थे कुरान पाक के, वो तो बेचारी कूड़ा चुनती थी और उसकी किसी मौलवी के साथ कोई जाती रंजिश थी, उसने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये बहुत बाद में पता चलता है, उस वक्त तक तो अवामुन्नास ने ऐसे शख्स को शहादत के रुतबे के ऊपर फाइज कर दिया होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर FIR कटवा देना, फिर अवाम फैसला करती है, जुडिशरी तक तो वो केस जाता ही नहीं है। इवन जुडिशरी उसके हक में भी फैसला कर दे तब भी अवाम नहीं छोड़ती। हमारे अपने जेलम शहर में चंद साल पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तौहीन मजहब का। पिंड दादन खान, जो एक आप समझ लें छोटा शहर कह लें या कस्बा है जेलम का, वहां का ये वाकया, और जुडिशरी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया कई सालों के बाद। वो बेचारे पहला जुमा पढ़ाने के लिए अपने बेटे के साथ आए और उसी मौके पे बाप बेटा दोनों को गोलियों के जरिए छलनी करके शहीद कर दिया गया। ये तो इस मुल्क की हालत है। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पहले नंबर के ऊपर मुजरिम हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये ज़ोंबीज पाल के हम पे मुसल्लत किए हैं, उसके बाद मौलवी हैं, उसके बाद जुडिशरी है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अवामुन्नास है। ये आप देख लें, ये जो अब हमारे ऊपर एक ज़ोंबीज का सिलसिला शुरू हुआ है कुछ अरसे से, इसको अगर आप डीप डिग करेंगे ना, तो ये आज लोग कहते हैं ये जेन जी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन जी, ये ज्यादा जज्बाती है। और भाई ये जेन जी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है, ये जेन जिया से शुरू हुआ है, वो जनरल जिया और ये जनरेशन जी। वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंगवी बन गई। और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में, ऑफिशियली। हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है, हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम,